नमस्कार दोस्तों। कई दशकों से आपको पता होगा कि श्रीलंका से जो रेफ्यूजीज हैं वो भारत के तमिलनाडु में आते रहते हैं। उनका एक दो मकसद होता है कि या तो वो भारत के अंदर रुक जाएं, उनको पनाह मिल जाए, या फिर यहाँ से भारत की मदद लेकर वो यूरोप चले जाएं। लेकिन क्या हुआ है कि 2013 तक ये जो पूरा रेफ्यूजी क्राइसिस था ऐसा लग रहा था खत्म हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक नया इकोनॉमिक रेफ्यूजी क्राइसिस बढ़ता जा रहा है और भारत में जो रेफ्यूजी का अराइवल है वो चालू हो गया। ये आप देख पाएंगे, श्रीलंकन तमिल्स अराइविंग इन इंडिया शुड बी ट्रीटेड एज रेफ्यूजीज, कई लोगों का कहना है। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या भारत उनको एक्सेप्ट करेगा? अभी सिचुएशन क्या है? थोड़ा इतिहास भी देखेंगे, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करते हैं स्टडी आई के ऊपर, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग या फिर जो लेटेस्ट स्टॉक मार्केट का कोर्स है, कुछ भी हो, सिंपली यूज द कोड अंकित 33 हमारे ऐप के ऊपर या फिर वेबसाइट पर, क्योंकि यहां पर आपको मैक्सिमम 33% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा मैंने बताया कि श्रीलंका के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, वहां पर जो फॉरेक्स रिजर्व है वो खत्म हो रहा है, फ्यूल को वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से एक नया रेफ्यूजी क्राइसिस सामने आया है। क्योंकि अभी तक जो भी रेफ्यूजी क्राइसिस देखा होगा श्रीलंका में, उसका मेन कारण था वहां पर सिविल अनरेस्ट, वहां पर वॉर जैसा सिचुएशन होता था। लेकिन यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से वहां से लोग पलायन कर रहे हैं भारत की तरफ। और सबसे पहले बताया गया कि 6 लंकन तमिल जो हैं, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल थे, वो भारत के आइलैंड पर पहुंचे। और भारत में आपने देखा होगा यहां पर जो धनुष कोडी, जो कि लास्ट पॉइंट है, जो कि भारत का ये जो तमिलनाडु वाला हिस्सा आप देख रहे हो, और इसको श्रीलंका के साथ कनेक्ट करता है। काफी शैलो वाटर है, ऊपर की तरफ आपको पता है पाक बे है और नीचे ये गल्फ ऑफ मन्नार कहा जाता है। तो यहां से लोग फ्लड होके वहां से उतर के जो है भारत की तरफ पलायन करते हैं। तो देखने को यह मिला कि 6 करीब जो रेफ्यूजीज हैं वो यहां पर थे धनुषकोडी पे। फिर वहीं पर हमारे जो इंडियन कोस्ट गार्ड हैं उन्होंने उनको बचाया, रेस्क्यू किया और फिर उनको बेसिकली पुलिस स्टेशन वगैरह है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन साथ ही साथ उसी दिन क्या हुआ कि उसी के पास, धनुषकोडी के पास 10 और श्रीलंकन तमिल जो हैं वो आ गए। तो इस तरह का धीरे धीरे अब आपको जो रेफ्यूजी क्राइसिस है वो देखने को मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है भारत के लिए? देखो, एक तो ये चीज है कि भारत में किसी प्रकार का रेफ्यूजी लॉ आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब रेफ्यूजीज से रिलेटेड कोई भी कानून भारत के अंदर नहीं है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि ये जो लोग आए हैं, ये जो सबसे पहला ग्रुप था 6 लोगों का, उनको बताया जा रहा है कि पासपोर्ट एक्ट के तहत, फॉरेनर्स एक्ट के तहत उनके ऊपर केस दर्ज किया गया है, रजिस्टर किया गया है। तो जो पहला ग्रुप था 6 लोगों का, उसमें जो 3 मैन थे, 3 आदमी लोग थे, उनको वहां पर प्रिजन में डाल दिया गया है। और बाकी के जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं उनको वहीं पर एक कैंप है, मंदमपम रेफ्यूजी कैंप, जो कि चेन्नई से करीब 600 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर रखा गया है। इन लोगों का कहना है कि श्रीलंका में हम चीजों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गया है, वहां पर हम अपने बच्चों को खिला नहीं पा रहे थे, इसी की वजह से मजबूरी के तौर पर हमें वहां से चलकर आना पड़ा। और यूजुअली रेफ्यूजी भी अगर आप देखोगे तो कुछ यही होता है कि जब कोई देश के अंदर सिविल अनरेस्ट हो रहा हो, प्रॉब्लम हो रहा हो, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही हो, तो वहां से जब लोग भागकर दूसरे देशों में जाते हैं, वही आप रेफ्यूजीज कह सकते हो। अब जो दूसरा ग्रुप था 10 लोगों का, जिसमें कि 3 महिलाएं हैं, 2 मैन हैं, 3 गर्ल्स हैं, 2 बॉयज हैं, उनको बेसिकली वहां पर पुलिस स्टेशन ले जाया गया है, धनुषकोडी मरीन पुलिस स्टेशन। और वहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड और क्यू ब्रांच के द्वारा क्वेश्चनिंग की जा रही है। क्यू ब्रांच, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु पुलिस के अंदर एक सीआईडी जो होता है ना, जो आपका, तो सीआईडी में ही एक ब्रांच है जो कि इन्वेस्टिगेटिव, ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, तो उसी को क्यू ब्रांच कहते हैं। तो उन लोगों के द्वारा उनकी क्वेश्चनिंग की जा रही है। तो क्वेश्चन यहां पर यह भी पूछा जा सकता है कि आखिरकार भारत में रेफ्यूजीज से रिलेटेड कोई कानून क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में अगर आप देखोगे, चाहे बांग्लादेश की तरफ से काफी सारा रेफ्यूजीज हमें देखने को मिला था, श्रीलंका की तरफ से हो गया, और भी कई तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं, म्यांमार से जो लोग आ रहे थे। तो ये जो रेफ्यूजी क्राइसिस इतना होता रहता है, तो हमने कोई कानून क्यों नहीं बनाया? एक इसका सबसे बड़ा कारण है कि 1951 का यूएन कन्वेंशन रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज, 1951 का, ये हमने साइन नहीं किया है। मतलब हम इसके सिग्नेटरी नहीं हैं, उसके कई सारे प्रोटोकॉल हैं, उसको भी हमने साइन नहीं किया है। जहां तक इस 1951 के कन्वेंशन की बात है, तो यूनाइटेड नेशंस का यह मल्टीलैटरल ट्रीटी है, जिसमें करीब 140 देशों ने इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को साइन किया है। बेसिकली इसमें कोशिश की जाती है कि जो लोग दूसरे देश जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, रेफ्यूजीज हैं,
उनको अच्छे से उनको अधिकार मिल सके, राइट मिल सके। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस कन्वेंशन का, उसको कहा जाता है नॉन रिफॉल्वमेंट। नॉन रिफॉल्वमेंट का यह मतलब हुआ कि अगर दूसरे देश से कोई भी पर्सन एज अ रेफ्यूजी आ रहा है आपके देश में, तो आप उसको मना नहीं कर सकते, आपको उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा जब तक उसके देश के अंदर हालात सही नहीं हो जाते। और फिर आगे चलकर 1967 में भी आप देखिए तो बहुत सारा जो कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह लाया गया था, जिसके तहत कई सारी चीजें जैसे ज्योग्राफिकल लिमिट हो गया, टाइम लिमिट हो गया, वो सबको भी अनलिमिटेड कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो वो सभी में भारत ने अभी तक साइन नहीं किया है, और इसी की वजह से आप कह सकते हो भारत ने इसको लेकर कोई कानून भी नहीं बनाया है। देखो कुछ ऐसे देश हैं जो इसके सिग्नेटरी हैं लेकिन इसको रेटिफाई नहीं किए हैं। कहने का मतलब है यूएसए, वेनेजुएला, वो तो सिग्नेटरी तो हैं इसके, लेकिन उन्होंने अपने देश के अंदर कानून नहीं बनाया। इस तरह के भी आपको देश देखने को मिलेंगे। लेकिन हां, अगर आपने एक बार इसको साइन कर लिया तो फिर आपको रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका से जो रेफ्यूजीज हैं वो तमिलनाडु ही क्यों आते हैं। देखो एक तो ज्योग्राफिकल कारण है, तो ज्योग्राफी इसके काफी नजदीक है यहाँ पर तमिलनाडु, ये एक आप कह सकते हो सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है, तो काफी आसानी हो जाता है जो नदन और ईस्टर्न साइड में। याद रखना ज्यादातर जो श्रीलंकन तमिल्स देखने को मिलते हैं वो आपका जो नदन और ईस्टर्न साइड वाला हो गया यहाँ पर है, और वहीं से लोग जो है फिर तमिलनाडु की तरफ आते हैं। दूसरा एक कारण है कि तमिलनाडु में भी आप देखोगे ना तो वो श्रीलंकन तमिल्स के प्रति काफ़ी सहानुभूति भी है। जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं तमिलनाडु में, वो काफ़ी ट्रेडिशनली आप देखिए तो लंबे समय से वेलकम करते रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एथनिक और कल्चरल रूट जुड़ा हुआ है उन लोगों का, उन्हीं के लोग हैं, और इसी की वजह से काफ़ी आसानी से उनको तमिलनाडु में एक्सेप्ट भी किया जाता है। 1970s और 80s में आप देखो तो आपको याद होगा भारत ने ट्रेन भी किया था, और तमिल रेबल्स को ट्रेन करके जाते थे, फिर कई सारे जो इमिग्रेंट्स हैं उनको भी एक्सेप्ट किया जाता था। लेकिन चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई थी 1991 में, जब राजीव गांधी जी की हत्या की गई थी बाई LTTE, आई एम श्योर आपको पता होगा। तो जहां तक पूरे इतिहास की बात है कि श्रीलंका से जो रेफ्यूजीज आते हैं उसका मैं थोड़ा सा आपको इतिहास बता देता हूं, तो सारा पिक्चर लगभग आपको क्लियर हो जाएगा। देखो जो रेफ्यूजीज हैं वो 1980s के पहले भी आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि अगर लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करा जाए, उस समय भी बहुत सारे आते थे, और इसी की वजह से लाल बहादुर शास्त्री जी और श्रीलंका के बीच में एक एग्रीमेंट भी हुआ था। तो बहुत लंबे समय से वहां से रेफ्यूजीज भारत की तरफ आ रहे हैं, लेकिन जो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है, जो बड़ी मात्रा में रेफ्यूजीज हैं, वो 1983 के बाद आने लग गए, क्योंकि 1983 में सिविल वॉर हो गया था। श्रीलंका के अंदर जो एथनिक क्लैशेस हैं वो देखने को मिल रहा था। श्रीलंका की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, सिन्हाला बुद्धिस्ट, जो रूलिंग क्लास है, वो भारतीयों के ऊपर, मतलब जो इंडियन तमिल हैं, जो इंडियन रूट्स के तमिल वहां पर रहते हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे। वो सारी चीजों की वजह से जो है बहुत सारे लोग पलायन करके भारत आ रहे थे। और एक और चीज है कि 1983 के पहले जो आते थे ना, वो बेसिकली इंडियन ओरिजिन के ही तमिल्स थे। मतलब कि जो उनके फोरफादर्स थे वो श्रीलंका माइग्रेट किए होंगे टी प्लांटेशन वगैरह के लिए, तो 1983 के पहले वो ज्यादातर इंडियन ओरिजिन के ही होते थे। लेकिन 1983 के बाद से जब से यहां पर सिविल वॉर हुआ था श्रीलंका में, तो वो चीजें चेंज हो गई, और इसकी वजह से आप देखो तो मल्टीपल वेव्स में लोग आए हैं 1983 के बाद। 1983 से लेकर 1987 में पहला वेव आया था, जिसमें 1.3 लाख श्रीलंकन तमिल्स वो भारत पहुंचे थे, तमिलनाडु आए थे। फिर सेकेंड वेव आया, अगेन यहां पर 1,22,000 तमिल्स आए थे 1990 के समय। फिर तीसरा वेव कंटिन्यू था 1995 से लेकर 2002 के बीच में, और फाइनल जो वेव था वो 2008 और 9 में बड़ी मात्रा में श्रीलंका से लोग आ रहे थे भारत की तरफ, क्योंकि काफी बड़ा युद्ध जैसा माहौल था, और 2013 तक ये लोग आते रहे। तो ये 2013 आते आते आप कह सकते हो चीजें काफी हद तक नॉर्मल हो गई थी। लेकिन इन सभी चीजों के बीच अब क्या है ना कि काफी सारे लोग आते थे, फिर भारत उनमें से काफी लोगों को भेज भी देता था श्रीलंका के साथ बात करके। लेकिन अल्टीमेटली 2013 तक ये सारी चीजें होती थी। जहां तक टोटल रेफ्यूजीज की बात है, प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है, तो देखो करीब 19,000 श्रीलंकन फैमिलीज बताया जाता है, मतलब उनकी संख्या 58,000 के आसपास है, जिसमें 10,000 बच्चे भी हैं 8 वर्ष के नीचे। वो करीब 108 रेफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं तमिलनाडु के अंदर। तो 58,000 इनकी संख्या हो गई। फिर बाकी भी करीब 34,000 इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास रेफ्यूजी सर्टिफिकेट है, लेकिन वो कैंप के बाहर रहते हैं। तो करीब करीब आप कह सकते हो कि 1 लाख के आसपास जो श्रीलंकन रेफ्यूजीज हैं वो भारत में इस समय, ऑफिशियल नंबर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन क्वेश्चन यह है कि अब ये जो नया इकोनॉमिक रेफ्यूजीज हैं उसका भारत क्या करेगा। एक तो जाहिर सी बात है कि श्रीलंका के अंदर स्पेशली 2019 के बाद हालात बहुत खराब हो गए। एक तो जो आपको याद होगा ईस्टर अटैक हुआ था, टूरिज्म कोलैप्स हो गया उसकी वजह से, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से प्रॉब्लम्स आ गई, श्रीलंका की इकोनॉमी काफी हद तक खत्म हो गई। और जो क्योंकि इसका मेन कारण था वो इंपोर्ट के ऊपर काफी डिपेंडेंट थे, और फॉरेन एक्सचेंज वगैरह इनके
पास आता था, लेकिन अभी क्या है, फूड आइटम्स की शॉर्टेज हो रही है, फ्यूल हो गया, कई सारे आइटम्स, राइस, मिल्क और कई सारे जो चीज़ें हैं वो अनअफोर्डेबल हो गई हैं, लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। और इसी की वजह से अगले कुछ दिनों में यहां पर कहीं ना कहीं भारत सरकार को यह सोचना पड़ेगा और इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि आगे आने वाले महीनों में क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो छोटी संख्या में रेफ्यूजीज आ रहे हैं श्रीलंका से भारत। आगे अगर मान लो इसकी संख्या बढ़ती जाएगी, लोग डिस्ट्रेस में होंगे श्रीलंका के अंदर, तो जाहिर सी बात है वो भारत की तरफ आएंगे और उसको लेकर सरकार को एक कोर्स ऑफ एक्शन, एक प्लान बनाना पड़ेगा कि हम उसको कैसे हैंडल करें। अब ध्यान रखना, जो इमिग्रेशन होता है वो यूनियन लिस्ट में आता है, तो सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। स्टेट गवर्नमेंट उस पॉलिसीज में कुछ भी नहीं कह सकती। जो भी पॉलिसीज बनाई जाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाएगी, लेकिन उस पॉलिसी को कैसे बनाया जाएगा वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो सिक्योरिटी कंसर्न काफी बड़ा है, बायलैटरल रिलेशन भारत और श्रीलंका के देखे जाएंगे, एथनिक हिस्ट्री को देखा जाएगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होगा कि नहीं होगा रेफ्यूजीज के पास। तो बेसिकली ये सारे मुद्दों को देखा जाएगा, फैक्टर्स को देखा जाएगा बिफोर जब हम उनको रेफ्यूजी स्टेटस दें कि ना दें। तो देखना होगा आगे दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर नंबर सपोज मान लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आगे चलकर, तो जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ तमिलनाडु उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, फिर बाकी राज्यों की भी यहाँ पर मदद लेनी पड़ेगी। क्या बाकी राज्य उसके लिए तैयार होंगे नहीं होंगे वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी के लिए कुछ हद तक भारत कोशिश कर रहा है लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से, या फिर अब आप देख सकते हो जो खबर आई है कि भारत ने 40,000 टन ऑफ जो डीजल है वो श्रीलंका को देगा। देखते हैं क्या हालात सुधर पाते हैं कि नहीं, लेकिन डेफिनेटली अगर श्रीलंका के अंदर हालात खराब होंगे उसका डायरेक्ट असर भारत के ऊपर होगा। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ आपको लगभग रेफ्यूजीज के बारे में समझ में आया होगा। जाने से पहले कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बताना है, विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज है, मतलब रेफ्यूजीज को सबसे ज्यादा होस्ट करने वाला देश कौन सा है, इसमें से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज दिस कोड। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।